हाय एवरीवन, दिस इज केडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ की, जिससे अक्सर बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका वो डर निकल जाएगा। दिस विल बी द ओनली ग्राफ वीडियो दैट यू विल एवर रिक्वायर। एंड इस वीडियो में मैं जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं सब कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आई विल बी कवरिंग BFS, DFS एंड देयर एप्लीकेशंस, एंड इन पार्ट 2 आई विल बी कवरिंग ऑल दीज 5 कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली ये 5 क्वेश्चन भी यार कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सी हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट। सो गाइज, लेट्स नाउ टॉक अबाउट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो गाइज, ये एक ग्राफ है और यार जो सर्कुलर थिंग्स दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स और वर्टिसेस, और जो ये लाइन्स हैं दीज आर कॉल्ड एजेस। यार ग्राफ का ऐसा होता है कि यू कैन कनेक्ट एज मेनी नोड्स विद ईच अदर, किसी के साथ भी कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। Undirected graph means if you are at 0 then you can move to 1, and if you are at 1 then you can move to 0. But there is another type of graph which is called directed graph. एक डायरेक्टेड ग्राफ बना के देखते हैं। तो ऐसा होगा, लाइक बस डायरेक्शन मिल जाएगी इन एजेस को, ऐसे मान लेते हैं। या सो दिस इज नाउ अ डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें क्या होगा कि यू कैन मूव फ्रॉम 0 to 1, बट आप 1 से 0 नहीं जा सकते। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड। नाउ लेट्स रिप्रेजेंट दिस ग्राफ. So there are two ways to represent it. One is adjacency matrix and one is adjacency list. So let's talk about matrix first. तो होगा क्या यार, आप एक मैट्रिक्स बना लोगे, वर्टिसेस ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख लेना, एंड जहाँ जहाँ कनेक्शन होगा that thing will be turned to 1. So like here connection is between 0 to 1. So 0 to 1, this will be turned to 1. Then 1 to 3. So 1, 3. So this would be turned to 1. Then 1 to 2, so 1 to 2, so this would be turned to 1, and then 0 to 2 and 2 to 0, so 0 से 2 हो जाएगा and 2 to 0 भी हो जाएगा. Right, so this is how this graph will look like in adjacency matrix. And in adjacency list, तो आप ऐसे एक वेक्टर डिक्लेयर करोगे जिसमें ये n की जगह हम डालेंगे 4 because there are 4 nodes, और उसके बाद ये 4 डालते ही ये कुछ ऐसा दिख जाएगा. This is kind of a table you can say, and now you just have to fill this table. So how you'll fill this is v0 dot pushback. 0 से जो कनेक्टेड है उनको डाल देना, 0 से 1 कनेक्टेड है तो 1 would be pushed back, and 0 से 2 भी है तो 2 will also be pushed back. This is also a kind of an array. Okay, जितने जितने एलिमेंट पुश बैक करते रहोगे आप v of 0 के बाद जितने भी आप पुश बैक करते रहोगे वो एलिमेंट्स यहाँ डलते रहेंगे. Similarly, let's talk about 1. Then 1 में आप पुश बैक कौन से करोगे, 3 and 2. So 2 and 3. Then 2 में 0 हो जाएगा, and 3 किसी से कनेक्टेड नहीं है तो it will remain null. तो this is how you represent it in adjacency list. तो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई. ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर होता कैसा है, लाइक होता तो यार नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर ही है, जस्ट लाइक एरेज, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज एटसेट्रा. और दिखने में बहुत मतलब अजीब सा लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, बट इट इज़ वेरी इजी टू एनालाइज इट. अब वो देखते हैं एनालाइज कैसे करते हैं हम. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एल्गोरिथम विच इज ब्रेडथ फर्स्ट सर्च. तो यार लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन ग्राफ. ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन प्रिंट इट. हम डायरेक्टली फॉर लूप लगा के तो प्रिंट कर नहीं सकते ग्राफ को, ठीक है, इसीलिए वी हैव अ सर्टेन डिफाइंड एल्गोरिथम, एंड लेट्स डू दैट नाउ. सो let's start with any node. मैं यहाँ A से start करता हूँ. Let's start with A node and let's print all the elements. So what we'll do is we'll first push this A into Q. Okay, and we'll mark it as visited. हम दो DS use कर रहे हैं. One is Q and one is an array to implement this BFS. ठीक है, तो visited array किस लिए? Visited array इसलिए है कि जो भी एलिमेंट पे हम पहुंच जाएंगे, मतलब हम उसको विजिट कर चुके हैं, उसको हम मार्क कर देंगे विजिटेड, और जिस पे नहीं पहुंचे उनको हम -1 ही रहने देंगे. ठीक है, सो हमने ए को पुश कर दिया है. अब हम क्या करेंगे कि नाउ आवर BFS स्टार्ट्स, वील एंटर अ लूप इन कोड. मैं कोड भी दिखाऊंगा एंड में कैसा दिखता है इसका. तो हम क्या करेंगे, ए को एनालाइज करेंगे, क्यू के फ्रंट को एनालाइज करेंगे. तो क्यू के फ्रंट में ए है. अब इसको एनालाइज ऐसा करेंगे कि इसके दोस्त कौन कौन है. दोस्त मैं यहाँ पे उनको मानता हूँ जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे. तो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड 2 एलिमेंट्स हैं, बी एंड सी.
तो बी और सी इसके दोस्त होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ए के दोस्त हैं उनको हम क्यू में पुश कर देंगे, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, बी सी या सी बी। तो लेट्स पुश देम, लेट्स पुश बी एंड सी इन द क्यू। साथ ही साथ बी और सी को विजिटेड मार्क कर देंगे हम, बी और सी को हम विजिटेड मार्क कर देंगे क्योंकि वो क्यू में आ चुके हैं, ठीक है। और क्या करना चाहिए हमें, अब हम ए पे जा चुके हैं, हमने ए के दोस्त भी एक्सप्लोर कर लिए हैं और ए को हमने विजिटेड मार्क भी कर दिया है। अब बचा क्या है ए के साथ करने के लिए, अब ए को सिर्फ प्रिंट करना और बाकी रह गया यार, तो ए को प्रिंट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ए का काम खत्म। अब ए का काम खत्म है तो ए को हम क्यू में नहीं रखेंगे, तो जैसे ही ए का काम खत्म उसको हम कर देंगे पॉप फ्रॉम द क्यू। तो ए को हमने क्यू से कर दिया पॉप। अब फिर सेम साइकिल रिपीट होगी। नाउ क्यू का फ्रंट कौन सा है, क्यू का फ्रंट है अब बी, तो बी पे गए हम। अब बी के जो दोस्त हैं वो कौन से हैं, वो हैं ए, डी और ई। तो क्या मैं ए, डी और ई तीनों को डाल दूं क्यू में, नहीं। क्यों, क्योंकि हम ए को नहीं डाल सकते, ए इज ऑलरेडी विजिटेड। बट डी और डी को डाल सकता हूं, यस, डी और ई को डाल सकता हूं क्योंकि वो दोनों विजिटेड अभी तक नहीं है। तो लेट्स डू दैट, डी और ई को भी हम क्यू में पुश कर देते हैं, साथ ही साथ उन दोनों को विजिटेड मार्क कर देते हैं, ठीक है। और हमने क्या, बी को विजिटेड मार्क कर ही रखा था, बी के हमने सारे दोस्त भी एक्सप्लोर कर लिए और क्यू में डाल दिए रेलिवेंट जो थे, और बी को हम प्रिंट भी कर लेते हैं अब, और कुछ नहीं। तो अब हम बी को कर देंगे पॉप, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्यू का फ्रंट अगेन, दैट इज सी। सी के जो दोस्त थे, सी का दोस्त सिर्फ एक है ए, जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम क्यू में किसी और को नहीं डालेंगे। एंड सी को विजिट मार्क कर ही दिया था, सी को प्रिंट और कर देते हैं और फिर सी को बाहर निकाल देंगे, सी इज डन। देन लेट्स कम टू डी। तो डी के जो दोस्त हैं वो हैं बी और ई, बट दोनों ऑलरेडी विजिटेड हैं, बी भी विजिटेड है, ई भी विजिटेड है, तो हमें कुछ नहीं करना, डी को भी प्रिंट करके बाहर निकाल देना है। देन अगेन डू दैट विद ई एज वेल। ई के दोस्त हैं बी और डी, बट वो दोनों भी ऑलरेडी विजिटेड हैं, तो अब हमें कोई और दोस्त ई का भी नहीं है जो क्यू में आएगा, तो ई को भी प्रिंट कर दो और उसको भी बाहर निकाल दो, सिंपल। तो हमारे सारे एलिमेंट्स ग्राफ के प्रिंट हो चुके हैं और हमारा क्यू भी एम्प्टी हो चुका है और हम सबको विजिट कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी रीच्ड एवरी एलिमेंट एंड दिस इज अ वेरी एफिशिएंट अप्रोच। अब बात कर लें जरा इसके कोड की। तो यार कोड भी बहुत ही सिंपल है, हमें एक क्यू डिफाइन करना है, एक एरे डिफाइन करना है। तो क्यू का नाम मैंने रखा है कैपिटल क्यू और एरे का नाम रखा है विजिटेड। तो हम क्या करेंगे, क्यू में सबसे पहले पुश कर देंगे एलिमेंट 0, यहाँ पे ए मान रहा हूँ मैं 0 को, और उसको विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। फिर हम एक लूप चलाएंगे, वो लूप कब तक चलेगा, जब तक ये क्यू खाली नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा। और करेंगे क्या, जो सबसे फ्रंट एलिमेंट है उसको एनालाइज करेंगे। उसको एनालाइज कैसे करेंगे, या तो उसको प्रिंट कर दो पहली बात, तो साथ के साथ उसके दोस्तों को एक्सप्लोर करो। तो उसके दोस्तों को जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो सिर्फ उसके वही दोस्तों को हम क्यू में पुश करेंगे जो विजिटेड नहीं है। लाइक विजिटेड टॉप इज इक्वल -1, मतलब वो विजिटेड नहीं है, सिर्फ उन्हीं दोस्तों को हम क्यू में पुश करेंगे, साथ के साथ उसके सारे वही उन दोस्तों को हम विजिटेड भी मार्क कर देंगे। और जैसे ये काम हुआ, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है हमारे जो टॉप एलिमेंट की, तो हम उसको पॉप कर देंगे, खत्म। बस इतना करना है, इससे आपका पूरा BFS सही से रन होगा एकदम। और ये बहुत ही सिंपल कोड है और आई वुड से कि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट मेक श्योर आपको ये समझ आ गया हो। एंड नाउ लेट्स मूव टू द अदर एल्गोरिदम विच इज DFS। DFS इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है BFS से, एंड बस थोड़ा सा अलग तरीका होगा, दैट्स इट। तो अब हम सेम चीज़ करते हैं, वील प्रिंट द सेम ग्राफ अगेन बट यूजिंग DFS नाउ। और DFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक स्टैक और एक विजिटेड एरे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें भी हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से। सो लेट्स से वी अगेन स्टार्ट फ्रॉम A। नाउ व्हाट वील डू इज वील पुश दैट एलिमेंट इनटू आवर स्टैक विच इज स्टार्टिंग नोड। हमने पुश कर दिया स्टैक में और साथ साथ उसको विजिटेड मार्क कर देंगे हम, ठीक है। A इज विजिटेड नाउ। अब हम क्या करेंगे, अब हम A के जो फ्रेंड्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, उनको देखेंगे कि वो विजिटेड हैं या नहीं। तो A के 2 दोस्त हैं B और C, तो दोनों के दोनों अभी नॉट विजिटेड हैं, तो हम किसी को भी एक्सप्लोर करने की कर सकते हैं। तो लेट्स से हम B को एक्सप्लोर करते हैं। हम BFS में कर रहे थे कि हम जितने भी दोस्त उसके अनएक्सप्लोर्ड है सबको क्यू में डाल रहे थे, बट हमें यहाँ पे सिर्फ एक को डालना है। किसी भी एक को डाल लो सिर्फ, लेकिन एक को डालना है। तो हम लेट्स से सिर्फ B को डालते हैं स्टैक में, सिर्फ एक दोस्त को डालना, ध्यान रखना DFS में।
तो मान लो हमने बी को डाल दिया स्टैक में और बी को हमने विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम बी के दोस्तों को अब स्टैक का टॉप कौन सा हो गया, अब स्टैक का टॉप हो गया बी। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टैक का टॉप है बी, उसके दोस्त कौन से हैं, ए डी और ई। कौन से नॉट विजिटेड है, वो है सिर्फ डी और ई। तो दोनों में से किसको डालें स्टैक में, किसी को भी डाल लो, किसी एक को डालना है लेकिन, तो किसी को भी डालो। लेट्स से वी पुश डी। नाउ वी मूव टू स्टैक टॉप अगेन। स्टैक का टॉप हो गया डी, तो डी को एक्सप्लोर करते हैं। अब डी के दोस्त हैं बी और ई, तो डी विजिटेड हो गया था हमारा, डी बी और ई। अब बी तो विजिटेड है, तो जो और ई नॉट विजिटेड है, तो सिर्फ ई ही स्टैक में डलेगा अब। ठीक है, अब हमारा स्टैक का टॉप हो गया है ई, और ई के दोस्त देखते हैं, वो है बी और डी। बी और डी दोनों ही विजिटेड है, और जब ई को स्टैक में डाला उसको विजिटेड मार्क करना था। हाँ, ई के दोस्त दोनों ही हैं, बी और डी दोनों विजिटेड हैं। तो अब हम किसको डालें, अब तो कोई बचा नहीं स्टैक में डालने के लिए। तो इस टाइम पे जब कोई उसका दोस्त बचा नहीं है जो स्टैक में जो विजिटेड ना हो, तो हम उसको कर देंगे पॉप। पॉप करने की कंडीशन ये है डीएफएस में। तो अब हम फिर से आगे डी पे। अब डी के जो दोस्त थे बी और ई दोनों के दोनों एक्सप्लोर्ड हैं, विजिटेड हैं। तो क्या करेंगे, अब हम इसको भी पॉप कर देंगे, कोई बचा नहीं इसका दोस्त जो एक्सप्लोर करने के लिए बचा हो कोई। अब फिर हम आएंगे बी पे। बी के दोस्त ए ई और डी तीनों की तीनों विजिटेड हैं, तो अब कोई बचा नहीं और स्टैक में डालने के लिए, तो इसको ही पॉप कर देंगे। हाँ, पॉप करने के साथ साथ प्रिंट करना तो हम भूल ही गए। सबसे पहले पॉप हुआ था ई, तो उसको हमने प्रिंट कर दिया। फिर हमने डी को पॉप किया था, उसको प्रिंट कर दिया। फिर हमने बी को पॉप किया था, उसको प्रिंट कर दिया। आपकी मर्जी है, आप पॉप करने टाइम प्रिंट कर लो या आप पुश करने टाइम प्रिंट कर लो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप पुश करने टाइम प्रिंट करते तो पहले ए प्रिंट होता, फिर बी, फिर डी, फिर ई, वो आपकी मर्जी है। फिर हम आए ए पे। अब स्टैक का टॉप है ए, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ए को हमने एक्सप्लोर किया था, तब हमने बी तो डाल लिया था, तो वो तो विजिटेड है। अब जो बचा था सी, वो विजिटेड नहीं है ना। तो अब हम सी को डालेंगे स्टैक में और सी को मार्क कर देंगे विजिटेड। अब स्टैक का टॉप हो गया है सी, सी के दोस्त है सिर्फ ए, वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो सी को भी कर देंगे पॉप और कर देंगे प्रिंट। फिर आएगा हमारा ए। अब ए का कोई दोस्त नहीं है जो विजिटेड ना हो, तो उसको भी कर देंगे पॉप और उसको भी कर देंगे प्रिंट। और ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए प्रिंट। हमारा स्टैक हो गया है एम्प्टी और हमारे सारे विजिटेड हो चुके हैं। और यहां हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च हुआ खत्म। तो डिफरेंस क्या था इसका बीएफएस से? डिफरेंस ये था, बीएफएस में हम किसी भी एलिमेंट पे जाते तो उसको पुश करते स्टैक या क्यू में, बट बीएफएस उसके बाद हम बीएफएस में उसके सारे दोस्तों को पुश करते थे क्यू में। स्टैक में हम सिर्फ उसके एक दोस्त को पुश करेंगे। और पॉप कब करते थे? जब उसके सारे दोस्त विजिट हो चुके हैं, लाइक बी है, उसके जब सारे दोस्त विजिट हो चुके हैं, उसको हम तभी स्टैक से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो स्टैक में डालने की कंडीशन मैंने बता दी, स्टैक से बाहर निकालने की कंडीशन बता दी, और प्रिंट आप स्टैक में डालने का टाइम करो या बाहर निकालने का टाइम करो, वो आपकी इच्छा है। तो दिस इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका एक बार फटाफट से कोड देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये ऐसे नाम पड़े क्यों हैं, डेप्थ और ब्रेड्थ। तो गाइज काफी क्लियर है कि ये आई गेस मैंने बीएफएस का कोड लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, तो इसको हम डीएफएस कर देते हैं। अभी हम एक स्टैक बनाएंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, विजिटेड एरे को मार्क कर देंगे। ठीक है, अब वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो हम स्टैक इज नॉट एम्प्टी टॉप एलिमेंट लेंगे, उसको हम एस डॉट टॉप से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैक में, और फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट बाद में कर लेना। ठीक है, फिर साथ के साथ हमें एक फ्लैग ले लेते हैं जिसको हम फॉल्स करेंगे, बताता हूँ हम क्यों ले रहे हैं। फिर हम उसके कनेक्टेड फेलोज को एक्सप्लोर करेंगे, दिस वुड रिमेन सेम, वो विजिटेड ना हो, बिल्कुल ना विजिटेड हो, और स्टैक में उसको कर देंगे पुश और साथ साथ उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। बट अगर ये ऐसा हो तो हमें फ्लैग को कर देना है ट्रू, साथ के साथ कर देना है ब्रेक। ब्रेक क्यों करना है? ब्रेक का मतलब जैसे ही ये एक बार भी इंप्लीमेंट हुआ, हमें लूप से बाहर आ जाना है। हमें वही तो चाहिए, जैसे ही आप ए से किसी एक पे पहुंच गए तो उसको आपने स्टैक में पुश करते ही बस आप बाहर आ जाओ। ठीक है, और बाहर आने के बाद विजिटेड मार्क कर ही दिया था, फिर से ऊपर चले जाओ और फिर से चीजें वही एक्सप्लोर करो। अब जो पॉप करने की कंडीशन है वो मैंने जैसे बताया था, ये फ्लैग काम आएगा। अगर मान लो ये कंडीशन इंप्लीमेंट हुई नहीं तो पता कैसे लगेगा हमें? तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा। अगर ये कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं हुई तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसका कोई दोस्त बचा नहीं है जो एक्सप्लोर करने लायक हो, और अगर कोई दोस्त नहीं बचा जो एक्सप्लोर करने लायक ना हो तो उसको हम कर देंगे
पॉप। सिंपल। एक बार दोबारा बता देता हूँ। स्टैक में हमने एलिमेंट स्टार्टिंग वाला पुश किया ए, फिर उसको विजिटेड में मार्क कर दिया, फिर हम लूप चलाते हैं वाइल एस इज नॉट एम्प्टी, फिर हमने ए को एक्सप्लोर किया, उसको प्रिंट कर दिया, फिर हमने एक फ्लैग लिया है। फ्लैग इसलिए लिया है ताकि ये यहाँ पे काम आए, बताता हूँ कैसे। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कनेक्टेड फेलोज, एक्सप्लोर करने के लिए फॉर लूप लगाया। इफ विजिटेड टॉप इज इक्वल इक्वल्स -1, मतलब अगर उसका कोई दोस्त एक्सप्लोर नहीं है तभी उसको हम स्टैक में पुश करेंगे, साथ के साथ उसको विजिटेड मार्क करेंगे, साथ के साथ फ्लैग को ट्रू कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। फ्लैग फॉल्स रहना चाहिए। फ्लैग अगर ट्रू हो गया तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, जो होना भी नहीं चाहिए। बट अगर फ्लैग ट्रू नहीं हुआ, मतलब ये एक बार भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अगर मतलब उसके सारे दोस्त एक्सप्लोर थे, अगर सारे दोस्त एक्सप्लोर थे, ये फॉल्स रहेगा तो उसको पॉप करना पड़ेगा। सिंपल। तो दिस वाज द कोड यार। अब अगर मैं बात करूं कि इसका नाम डेप्थ फर्स्ट सर्च क्यों पड़ा, तो आप देख रहे हो, आप पहले ए पे गए, फिर आप बी पे गए, फिर आप बी से किसी एक पे ई पे गए। तो लेट्स से ए बी ई, फिर आप वापस बी पे आए, फिर आप डी पे गए, फिर आप वापस बी पे आए, फिर वापस ए पे आए, फिर आप सी पे गए। तो देख रहे हो आप डेप्थ कवर कर रहे हो। आपने डेप्थ करी ए बी ई, फिर आपने ए बी डी, फिर आपने ए सी कवर किया। वेयर एज इन ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च आपने पहले ए कवर किया पूरा, देन उसके नेक्स्ट लेवल वाले सारे कवर किए, उसके नेक्स्ट लेवल वाले बी और सी थे, फिर उसके अगले लेवल वाले डी और ई एक साथ कवर किए। तो प्रिंटिंग में भी देखो, पहले ए कवर हुआ है, फिर बी और सी कवर हुए हैं, फिर डी और ई कवर हुए हैं। तो लेवल बाय लेवल सारे कवर हो रहे हैं। बेसिकली हम पूरी ब्रेड्थ कवर कर रहे हैं, एक लेवल की पूरी ब्रेड्थ कवर कर रहे हैं, वेयरएज इन डेप्थ फर्स्ट सर्च हम डेप्थ कवर कर रहे हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का ये रिकर्सिव इटरेटिव कोड है। रिकर्सिव कोड भी होता है एक, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो थोड़ा छोटा होता है। बट वाई आई एम यूजिंग इटरेटिव कोड इज, हम जो आगे क्वेश्चंस करेंगे, जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया या और टफ क्वेश्चंस हो गए, उनमें ये इटरेटिव अप्रोच में सिर्फ 3-4 लाइनें चेंज करनी होंगी और आपके वो क्वेश्चन भी सारे डन हो जाएंगे। इसलिए मैंने इटरेटिव अप्रोच यूज करी है। अब जरा बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की। गाइस देखो, मैंने बताया था कि आपके 60% क्वेश्चन सिर्फ ये दो, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च को सीखने के बाद आपके ग्राफ के हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको स्टार्ट करने हैं अब। तो उससे पहले कि एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद आप वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसमें आपको इनिशियल पोजीशन आपकी 1 है और आपको जाना है 2 पे। और आप जो ये ग्रीन ब्लॉक्स हैं इनमें ट्रैवल कर सकते हो, जो ये रेड है इनमें ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आपको ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच टू दैट 2। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है कि दिख ही रहा है यार, इसमें ऐसे जाना होगा। बट मान लो बहुत ही बड़ा मैट्रिक्स है, बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, और उसमें किसी कोने में पड़े हुए हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशंस, और बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं और कुछ जाने की पोजीशंस हैं। तो उसमें आप कैसे करोगे? तो उसमें यार BFS या DFS, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, लग नहीं रहा होगा कि ये ग्राफ का क्वेश्चन 2D मैट्रिक्स में कैसे लग रहा है या ये वो, बट 2D मैट्रिक्स के काफी सारे क्वेश्चन ग्राफ के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, दैट इज BFS और DFS। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन में वो चीज कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। तो व्हाट वी विल डू इज वी नीड नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। तो एक विजिटेड एरे बना लेंगे, सिमिलर मैट्रिक्स बना लेंगे, सबको -1 मार्क कर देंगे। में हम एक तो हम डालेंगे एलिमेंट जो हम डाल रहे हैं, साथ ही साथ जितने स्टेप्स उस एलिमेंट तक पहुंचने में लगे वो। तो 1 तक पहुंचने में 0 स्टेप्स लगे तो ऑब्वियसली 0 डाल दिया हमने। अब यार 1 से मैंने जैसे देखो यहाँ मार्क कर दिया है कि दिस इज फर्स्ट 3, दिस इज सेकंड 3, दिस इज थर्ड 3 एंड दिस इज फोर्थ 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 से कनेक्टेड कौन से हैं, ये वाला 3 है और ये सेकंड वाला 3 है। तो 3 फर्स्ट वाला है और 3 सेकंड वाला है, इन दोनों को हम कर देंगे पुश। साथ के साथ कितने स्टेप्स लगे वहां तक जाने में, एक स्टेप इसमें ऐड कर देंगे, 0 + 1 दैट इज 1, अगेन 0 + 1 दैट इज 1। ठीक है, और इसको कर देंगे पॉप। नाउ वी एनालाइज दिस, सो वी सी दैट अरे ये किसने कर दिया, अच्छा ये विजिट हो चुका है, ये विजिट हो चुका है, ये विजिट हो चुका है, ये विजिट नहीं हुआ अभी। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस पे हैं, तो यहां से हम कहां जा सकते हैं, यहां से हम सिर्फ ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी विजिटेड था, यहां जा नहीं सकते, नीचे जा नहीं सकते, तो ये यहां था। तो इसको करेंगे विजिटेड मार्क और इसको कर देंगे क्यू में पुश। और स्टेप्स कितने लगे, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 1 प्लस एक स्टेप और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर पॉप। और इसको एनालाइज करें तो इससे हम कहीं नहीं जा सकते, ये ऑलरेडी विजिटेड था और कहीं और जा नहीं सकते, तो इसको सीधा पॉप आउट कर देंगे एंड देन वी मूव टू दिस। अब यहाँ से हम सिर्फ ऊपर जा सकते हैं फोर्थ 3 तक, साइड में जा नहीं सकते, ये ऑलरेडी विजिटेड था, नीचे वाला भी ऑलरेडी विजिटेड था,
तो हम फोर्थ वाले 3 पे जाएंगे और स्टेप्स हो जाएंगे 2 + 1 दैट इज 3 नाउ। वो क्यू में पुश हो जाएगा और ये पॉप हो जाएगा। अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हम सिर्फ राइट जा सकते हैं और कहीं जा नहीं सकते। तो ये जो 2 है ये पुश हो जाएगा, साथ के साथ एक स्टेप और ऐड हो जाएगा 3 में, सो दैट विल बी 4 और ये पॉप हो जाएगा और क्यू में सिर्फ ये बचेगा। नाउ व्हेन वी एनालाइज दिस वी नो दैट 2 तक तो पहुंचना था हमें एंड स्टेप्स कितने लगे 4, सो 4 इज आवर आंसर। तो समझ आया कि मतलब कि कैसे एक BFS से हम इस आंसर तक पहुंच गए। हमें सिर्फ ये देखना था कि स्टार्टिंग नोड कौन सा है, उससे कनेक्टेड नोड्स कौन से हैं और हम कैसे कैसे जा सकते हैं आगे, एंड साथ के साथ स्टेप्स मेंटेन करने से तो हम क्यू ऑफ पेयर बनाएंगे जो C++ में STL होती है, so that we can keep a track of steps as well. So guys, this was just one simple application of BFS. Now let's see a couple of questions as well जहाँ पे हम BFS या DFS से कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन आप डेप्थ फर्स्ट सर्च से ट्राई कर लेना, सेम आंसर आएगा और सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। स्टेप्स बाय नाइट, इसमें आपको एक चेस बोर्ड पे घोड़ा दिया हुआ है और आपको एक जगह दी हुई है, यहाँ तक पहुँचाना है इसको, ये बताना है कि यहाँ तक ये पहुँचेगा या नहीं, और अगर पहुँचेगा तो कितने स्टेप्स में पहुँचेगा। तो ये ग्राफ क्वेश्चन कैसे हुआ, तो यार स्टार्टिंग पोजीशन आपको पता है, एंडिंग पोजीशन भी पता है, और आपको ये पता है कि ये स्टार्टिंग पोजीशन से ये जो वाइट पोजीशंस दिख रही हैं यहाँ पे, ये यहाँ जा सकता है। तो दीज विल बी इट्स फ्रेंड्स, दोस्त, इसके सारे दोस्त ये वाली पोजीशंस हो गई। तो बस हमें क्या करना है, BFS लगा लो या DFS लगा लो, क्यू में स्टार्टिंग BFS में क्यू में स्टार्टिंग में इसको डालना है, देन उसको पॉप आउट करके इसके सारे जो दोस्त हैं ये वाइट वाले ये सब डालने हैं। फिर सिमिलरली इनके जो दोस्त होंगे आगे जो भी बन रहा होगा, मतलब घोड़ा ढाई चाल चलता है तो 1 2 3 जो भी ये चल रहा होगा, ये जैसे ये वाला है तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये सब अवेलेबल पोजीशंस होंगी इनकी अगली वाली। तो ऐसे करते करते सिमिलर तरीके से करना है इसको भी, और फिर जैसे अगर आप फाइनल पोजीशन पे पहुंचो तो बस जितने स्टेप्स लगे वो प्रिंट कर देना। ऐसे ये क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ आइलैंड्स। नंबर ऑफ आइलैंड्स क्वेश्चन ये है यार कि आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको एक, उसमें काफ़ी सारे वंस और जीरोज हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने आइलैंड्स हैं इस मैट्रिक्स में। आइलैंड्स वो होंगे जो कनेक्टेड होंगे 1 से, मतलब जो ये जैसे यहाँ पे 5 1 कनेक्टेड हैं एक साथ, 1 2 3 4 5, ये 5 1 एक आइलैंड बन गया, और एक यहाँ पे ये एक अकेला 1 है, ये एक आइलैंड हो गया। तो बेसिकली 2 आइलैंड है इसमें, तो ये क्वेश्चन है। तो इसको हम BFS से कैसे करें या DFS से कैसे करें, कुछ नहीं, बस कोई भी एक 1 उठाओ और BFS रन कर दो, वो सारे 1 तक जो उससे कनेक्टेड होंगे पहुंच जाएगा सब वहां तक, ठीक है। और फिर भी ग्राफ में कोई 1 बचाओ, फिर उसको उठाओ, फिर BFS रन कर दो, फिर ग्राफ में कोई 1 बचाओ, फिर उसको उठाओ और BFS रन करके सारे 1s को 0 करते जाओ। तो जितनी बार भी आप BFS को कॉल करोगे उतने आपके नंबर ऑफ आइलैंड्स होंगे, या जितनी बार भी आप DFS को कॉल करोगे उतने आपके नंबर ऑफ आइलैंड्स होंगे, सिंपल। सिमिलरली फाइंड वेदर द पाथ एग्जिस्ट, ये तो वही क्वेश्चन है यार, 3 और 2 दिए हुए हैं, बताना है पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिमिलरली अगर आपको कोई 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है बड़ा सा, उसमें कुछ जीरोज और क्रॉसेस हैं, तो आपको ये बताना है कि एरिया कितना है जीरोस का। तो बस कोई भी 0 उठाओ, BFS रन कर दो, बस जहाँ तक BFS जाएगा वो सारे आपके एरिया हो गया, वो उसका एरिया वो काउंट कर लेना कितना एरिया हो गया। फिर एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है स्नेक एंड लैडर प्रॉब्लम, ये भी सिंपल है यार। इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन आपकी 1 होगी, एंडिंग पोजीशन यहाँ पे 30 है मान लो, तो हो क्या रहा है, अब इसमें BFS कैसे लग रहा है। तो यार BFS आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना होता है कि कनेक्टेड नोड्स कौन से हैं। तो आप 1 पे हो और आप डाइस फेंक रहे हो स्नेक एंड लैडर में, तो आप 1 से कहाँ तक जा सकते हो, आप 1 से 2 जा सकते हो, अगर आपका डाइस पे 1 आया, 3 पे जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो, 5 पे जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो, 7 पे जा सकते हो, 8 पे आप नहीं जा सकते पहले डाइस की थ्रो में। तो आपके जो इमीडिएट दोस्त हो गए 1 के, स्टार्टिंग नोड 1 है, उसके जो दोस्त हो गए वो सारे हो गए 2 से 7 तक। तो आप क्यू के अंदर जो आपका BFS रन करोगे, क्यू में सबसे पहले 1 पुश करना, फिर उसको एक्सप्लोर करोगे जब, तो इसके जो दोस्त बनेंगे वो होंगे 2 3 4 5 6 और 7, इन सबको क्यू में पुश कर देना, ठीक है। और फिर उसको पॉप कर देना 1 को, फिर आप ऐसी सिमिलरली नेक्स्ट 2 को एनालाइज करना क्यू से पॉप करके, और सिमिलरली साथ के साथ पेयर डालना, साथ के साथ स्टेप्स डालते रहना, लाइक 1 से लेके 7 तक आप एक ही बार में जा सकते हो, एक ही डाइस थ्रो में। तो बस वो और मेंटेन कर लेना। हाँ, लास्ट चीज इज दिस कि जब आप 3 को डालोगे तो आप 3 नहीं डालोगे क्यू में, आप डालोगे 22, क्योंकि 3 इज बेसिकली 22। या अगर आप 21 डालते हो क्यू में
तो आप 21 नहीं डालोगे, 21 की जगह आप 9 डालोगे, ठीक है। तो दिस इज जस्ट वन वेरिएशन जिसको आप मैप यूज करके बड़े इजीली हैंडल कर लोगे। तो बाकी इट इज जस्ट BFS सिंपल, इसको भी इंप्लीमेंट कर लेना यार ग्राफ से। और ऐसे ही क्वेश्चन होता है रॉटन ऑरेंजेस। तो ये सारी बहुत फेमस प्रॉब्लम्स हैं, और अगर किसी ने ग्राफ नहीं किया हुआ ना उसको बहुत टफ लगेंगी ये, बट आफ्टर यू हैव डन दिस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो कि बहुत सिंपल है टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चंस आपके लिए टफ होंगे। एक बार इनको इंप्लीमेंट कर लेना, कुछ सिंटेक्स प्रॉब्लम्स आ सकती हैं थोड़ी बहुत, बट दैट आर फिगरेबल। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाइज द कॉन्सेप्ट रिमेन्स जस्ट दिस कि स्टार्टिंग नोड उठाओ, उसके जो दोस्त हैं उनको पकड़ो, उनको स्टैक या क्यू में डालो, और पॉप कब करना है स्टैक या क्यू से वो देख लो, और उनको विजिटेड में मार्क करते जाओ, दैट्स इट। तो गाइज दिस वाज 60% ऑफ ग्राफ, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन इतने ही मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे होंगे। अब जो बचा हुआ 40% है वो हम कवर करते हैं पार्ट 2 में, तो लेट्स मूव ऑन दैट नाउ। बिफोर मूविंग ऑन टू पार्ट 2 एक चीज बता दूं यार कि एक मैं शीट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच करूंगा, उसके आप 7 to 10 प्रॉब्लम्स जो स्टार्टिंग वाले हैं अब आप जाके वो ट्राई कर सकते हो, उससे आपका BFS DFS पे हाथ बैठ जाएगा प्रॉपर। फिर जो मैं पार्ट 2 अब कवर करने वाला हूँ वो देखना, एंड उसके बाद आपका ग्राफ पूरा डन है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट 2। सो द फर्स्ट थिंग दैट विल टैकल इज डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो गाइज ये प्रॉब्लम हमारे सामने कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, एंड इस ग्राफ में एक साइकिल एग्जिस्ट करती है, दैट इज BCD। ये एक साइकिल है, एंड हमें डिटेक्ट करना है कि ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि BFS DFS कवर 60%, बट BFS DFS इज ऑल्सो द फंडामेंटल फॉर द नेक्स्ट 40%। तो इस क्वेश्चन को भी हम DFS से ही करेंगे, एंड 95% DFS का कोड सेम रहने वाला है, सिर्फ हमें 2 लाइन चेंज करनी होगी उसके अंदर। तो द कॉन्सेप्ट दैट वी विल यूज हियर इज वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड, लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम A, एंड नाउ द थिंग इज हम पहले क्या कर रहे थे, -1 और 1 यूज कर रहे थे, सिर्फ -1 फॉर नॉट विजिटेड एंड 1 फॉर विजिटेड, बट हेयर हम यहाँ पे 0 को भी यूज करेंगे। -1 का मतलब होगा कि वो एलिमेंट नॉट विजिटेड, लाइक A इज नॉट विजिटेड इनिशियली एंड इट विल बी -1, ऑल विल बी -1 इन फैक्ट। बट जैसे ही हमने A को स्टैक में डाला तो A विल चेंज फ्रॉम -1 to 0, ओके। एंड जब हम A को स्टैक से पॉप करेंगे तब हम इस 0 को 1 में चेंज करेंगे, ठीक है। एंड जो साइकिल डिटेक्ट करने की कंडीशन है वो ये है कि व्हेन यू आर डिटेक्टिंग द फ्रेंड्स, जब आप किसी के दोस्त को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो अगर वो ऑलरेडी स्टैक में एग्जिस्ट करता है दैट मीन साइकिल एग्जिस्ट, सिंपल, दैट्स इट। जैसे करके देखते हैं, यहाँ पे आपने A को स्टैक में पुश किया, नाउ स्टैक टॉप इज A, देन यू एक्सप्लोर द फ्रेंड्स ऑफ A विच इज B here, B is not visited, that's fine, so we will push B in the stack and we will change this -1 to 0, okay। now from B we will go to friends of B, तो B के 2 दोस्त हैं वो हैं सिर्फ C, तो and C is not visited, तो हम C को कर देंगे inside stack वाले से 0 and C को पुश कर देंगे। then from C we go to D, क्योंकि एक ही दोस्त है उसका, और D को भी हम 0 कर देंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम D यू कैन गो टू B, राइट, बट आपको दिख रहा है कि B ऑलरेडी 0 है, दैट मीन्स B इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टैक, एंड अगर कोई दोस्त ऑलरेडी स्टैक में पड़ा है दैट मीन्स साइकिल एग्जिस्ट्स। ये सिंपल सा फंडा है। अगर मान लो ये एज एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आप D के दोस्तों को एक्सप्लोर करते, D का फिर कोई दोस्त नहीं होता और D पॉप हो जाता एंड देन ये 0 से 1 हो जाता। फिर आप C पे जाते, C पॉप हो जाता, ये 0 से 1 हो जाता। सिमिलरली ये दोनों भी पॉप हो जाते हैं और ये 0 से 1 हो जाता है, मीन्स नो साइकिल एग्जिस्टेड, ठीक है। तो ये था बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब कोड वाइज अगर हम बात करें तो ये था डेप्थ फर्स्ट सर्च का कोड, राइट। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और मैं बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सी 2 लाइन आपको चेंज करनी है। तो गाइस बहुत सिंपल होगा, ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है वो कोड।
let's remove this. हाँ, तो ये था हमारा कोड, राइट. सो व्हाट वी विल डू इज, अरे अच्छा ये ऐसे होगा, ठीक है. तो लेट्स लुक एट हेयर ओनली. तो आपने इसमें पुश किया, डीएफएस का कोड सब सेम है, सिर्फ जो ये विजिटेड हम जैसे ही हम स्टैक में पुश कर रहे थे, वी यूज टू मार्क इट 1, बट नाउ वी विल मार्क इट एट 0. सिंपल. एंड जब हम पॉप कर रहे थे तब हम उसको कुछ मार्क नहीं कर रहे थे, बट अब हमें उसको 1 मार्क करना पड़ेगा. विजिटेड एस डॉट टॉप, विजिटेड एस डॉट टॉप नीड्स टू बी मार्क्ड एज 1. ठीक है. और लास्ट चीज़ होगी हमारी ये कि, सॉरी टॉप ही करना था. लास्ट चीज़ हमारी होगी कि साइकिल वाली कंडीशन कौन सी है. तो इफ़ अगर वो बिल्कुल विजिटेड नहीं है तो उसको हम स्टैक में डालेंगे. एल्स इफ़ अगर वो स्टैक में ऑलरेडी है तो इसका मतलब है कि साइकिल एग्जिस्ट करती है. मतलब विजिट आई टी इज इक्वल 0 मीन्स साइकिल एग्जिस्ट. बस ये था चेंज, बाकी सब सेम. एंड दिस इज द कोड फॉर साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑल्सो. अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा कि ये जो एजेस हैं ये डायरेक्टेड नहीं अनडायरेक्टेड होंगी, राइट. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज उसके अंदर हम BFS यूज करेंगे, नॉट DFS. और BFS का कोड 95% सेम रहेगा. द ओनली चेंज वुड बी कि ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. द ओनली चेंज वुड बी सिमिलर टू दिस कि else if visited IT 0 while popping from the queue we will do it as 1. this thing and this thing. Just add these 3 lines in BFS and you are done, and detect cycle for undirected graph would also be done. Concept is same यार कि जब कोई आपका जो ये नोड है ये ऑलरेडी आपके स्टैक में या क्यू में पहुंच चुका है और तब आप उसको, लेकिन आप उसको दोबारा से पहुंच रहे हो उसके पास, तो इसका मतलब आप किसी और पाथ से पहुंच रहे हो, और किसी और पाथ से पहुंच रहे हो इसका मतलब है कि ये एक साइकिल बन रही है पूरी. ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है. तो दिस वाज अबाउट डायरेक्टेड, दिस वाज अबाउट साइकिल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग. चलो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कुछ नहीं, एक ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग होता है कि व्हेन यू हैव एन डायरेक्टेड एज, तो कभी आपको अगर प्रिंट करना हो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वाले ऑर्डर में, तो हमेशा जहां से एज निकल रही है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी जहां पे एज पहुंच रही है. लाइक हेयर ए वुड हैव हायर प्रेसिडेंस देन सी इन द प्रिंटिंग ऑर्डर. सिमिलरली ए वुड हैव हायर प्रेसिडेंस देन बी इन प्रिंटिंग ऑर्डर. सो यहाँ पे ए, बी और सी में कोई भी प्रेसिडेंस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ए इन दोनों से पहले प्रिंट होना चाहिए. दिस इज व्हाट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग सेज. अगर बी से सी एज होती देन बी को बी सी से पहले प्रिंट होना होता. सो द ऑर्डर वुड हैव बीन देन ए बी सी. दिस वुड हैव बीन द टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर. ठीक है. तो मान लो आपको बहुत बड़ा ग्राफ दिया हुआ, डायरेक्टेड, बहुत सारी एजेस हैं, डायरेक्टेड एजेस हैं, और आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर बताना है उसका, तो आप उसको कैसे बताओगे? तो यार एक तरीके से ये डीएफएस का क्वेश्चन है प्रॉपर. आप डीएफएस जब करते हो तो डायरेक्टेड ग्राफ में, तो ऑब्वियसली आप ए से बी जाते हो, फिर बी से आगे डेप्थ में जाते हो, फिर आगे डेप्थ में जाते हो, तो ऑर्डर वाइज ही आप आगे जा रहे हो, राइट. तो व्हाट वील डू इज विल सिंपली चेक द डीएफएस कोड हेयर, और उसमें सिर्फ एक चीज करनी है हमें. ये 2 स्टैक मैंने बनाए हैं, ये मैं बताता हूँ क्यों बनाए हैं. This first stack is simply for DFS. Let's say this edge does not exist. Let's say we have just A, B and C and we are starting from A. तो A को हमने स्टैक में पुश किया, फिर हमने B को स्टैक में पुश किया, B से हमने कहीं नहीं गए तो हमने B को पॉप कर दिया. B को जब हम पॉप कर रहे हैं, ओके, while popping we'll just add it in another stack. जब भी हम DFS में किसी स्टैक से पॉप कर रहे हैं एलिमेंट, तो हम उसको बस एक स्टैक में और डाल देंगे, वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो जाएगा. Then we'll go to A again, then we'll push C and then we'll explore C. C का कुछ नहीं मिला तो हम C को पॉप करेंगे, C को जैसे ही पॉप किया उसको एक दूसरे स्टैक में डाल देना. Then we'll go to A, A को पॉप करेंगे तो उसको दूसरे स्टैक में डाल देना.
बस। और जो ये दूसरा स्टैक बन रहा है ये आपका टोपोलॉजिकल सॉर्टेड स्टैक बन रहा है, टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर है ये, ठीक है। तो कोड में चेंज क्या होगा, ये आपका प्रॉपर डीएफएस का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। इस डीएफएस के कोड में कहाँ चेंज होगा, इस डीएफएस के कोड में जो ये पॉप वाली कंडीशन है सिर्फ यहाँ पे बस हल्का एक लाइन ऐड होगी, दैट्स इट। इस डीएफएस के कोड में हम पॉप करने से पहले एक दूसरा जो स्टैक है, लेट्स से दैट स्टैक नेम इज S2, उसमें पुश कर देंगे हमारा जो ये टॉप वाला एलिमेंट है पुराने स्टैक का। बस दिस लाइन वुड बी एडेड, जब भी हम पॉप कर रहे हैं उसको दूसरे स्टैक में डाल देंगे, बस ये लाइन ऐड होगी और ये आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट डन है। बस देख लो डीएफएस के कोड में एक लाइन चेंज करिए, टोपोलॉजिकल सॉर्ट का क्वेश्चन डन। तो दिस वाज टोपोलॉजिकल सॉर्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये स्टैक है ना, टोपोलॉजिकल सॉर्टेड स्टैक है, ये आगे काम आएगा, भूलना मत इसको। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं यार, कि मान लो आपको मैंने किसी भी एक नोड पे खड़ा कर दिया ग्राफ के, आप उस नोड से जहां जहां तक जा सकते हो उस ग्राफ में, देन दैट ग्राफ जो वो पूरा पोर्शन कवर होगा दैट विल बी स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। लाइक इस बी से आप सी पे जा सकते हो, देन इस सी से आप ए पे जा सकते हो, देन इस ए से आप बी पे जा सकते हो। तो ये ए बी सी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। सिमिलरली ये ई एफ और डी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, कि आप एक वर्टेक्स से किसी भी और वर्टेक्स पे उस ग्राफ के चले जाओ, देन दैट वुड बी कॉल्ड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। मतलब मैंने आपको ए पे खड़ा कर दिया तो आप ए से बी और सी दोनों पे जा सकते हो। मैंने आपको ई पे खड़ा कर दिया, आप ई से डी और एफ दोनों पे जा सकते हो, डी से ई और एफ दोनों जा सकते हो, एफ से ई और डी दोनों जा सकते हो, सी से ए और बी दोनों जा सकते हो, बी से ए और सी दोनों जा सकते हो। बट मैंने अगर आपको सी पे खड़ा कर दिया तो आप डी पे जा सकते हो, ई पे जा सकते हो, एफ पे जा सकते हो, आप ए पे जा सकते हो, बी पे जा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज फाइन। बट अगर मैंने आपको डी पे खड़ा कर दिया तो आप सी पे नहीं जा सकते, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट्स बेसिकली कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पे एक एज ऐसे होती, मतलब अनडायरेक्टेड होता वो, फिर ये पूरा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाता। बट ये एज अभी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये कंपोनेंट स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ये ग्राफ कंपोनेंट स्ट्रांगली कनेक्टेड है, बट ये पूरा ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज मैं ई से ए पे नहीं जा सकता, मैं एफ से ए पे, बी पे, सी पे नहीं जा सकता, मैं डी से कहीं नहीं जा सकता इन तीनों पे। इसीलिए अब आपको डिटेक्ट करना है कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन से हैं ग्राफ्स में। तो ये कैसे करोगे यार, तो इसके लिए बहुत सिंपल है। हमने लास्ट में ये टोपोलॉजिकल सॉर्टेड स्टैक बनाया था ना, ये सेम इसके लिए बना लो। डीएफएस रन करो किसी भी एक एलिमेंट से, किसी एलिमेंट से डीएफएस रन करो और ये टोपोलॉजिकल सॉर्टेड स्टैक बना लो। ये स्टैक बन के आएगा, कुछ बन के आएगा, मान लो कुछ एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ए बी, कुछ भी मैं रैंडम लिख रहा हूँ, फिक्स नहीं है ये ऑर्डर हो, कुछ भी रैंडम ऐसे ये कुछ ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें एक एक करके स्टैक से एक एलिमेंट निकालना है और उससे फिर से डीएफएस परफॉर्म करनी है। दोबारा से हमें डीएफएस परफॉर्म करनी है उस ग्राफ पे। और एक ट्विस्ट और है, जो आपके ये एजेस थे इन सबको कर देना है रिवर्स। मतलब ये सी से डी था तो ये सी से डी गायब हो जाएगा, अब ये डी से सी हो जाएगा। ए सी से ए था, अब ये ए से सी हो जाएगा। ऐसे ही सारी एजेस हो जाएंगी रिवर्स, एजेस रिवर्स, और डीएफएस परफॉर्म कर देना। जो भी जैसे ही स्टैक टोपोलॉजिकल सॉर्ट से एक एलिमेंट निकाला, उस एलिमेंट से डीएफएस परफॉर्म करोगे तो वो डीएफएस जहां जहां तक पहुंचेगा उस ग्राफ में, वो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकल के आएगा। फिर आप एक और एलिमेंट पॉप आउट करोगे, अगर वो पिछले डीएफएस में विजिट नहीं हुआ था, फिर उससे डीएफएस चला देना फिर से, वो जहां जहां तक पहुंचेगा वो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकलेगा। फिर अगले एलिमेंट से डीएफएस चला देना, वो जहां जहां पहुंचेगा तो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकलेगा। तो इस केस में जैसे आप इसमें ए बी सी से चलाओगे डीएफएस तो ये एक कंपोनेंट निकल जाएगा डीएफएस का। सिमिलरली ई से चलाओगे तो ये कंपोनेंट निकल जाएगा डीएफएस का, जब आप ये रिवर्स कर दोगे एजेस। तो दिस इज फॉर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। एक बार करके देखना इसको इम्प्लीमेंट एंड यू विल गेट टू नो। स्टेप्स आर सिंपल। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्म द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग स्टैक
सेकेंड स्टेप इज रिवर्स ऑल द एजेस, थर्ड स्टेप इज एक एक करके टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाले स्टैक से एलिमेंट निकालो और डीएफएस रन करते जाओ। जितनी बार डीएफएस रन होगा उतने तुम्हारे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो यार मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ऐसा सीन है कि इसको समझाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि मान लो आपको एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है रैंडम सा, तो आपने ये एक्सप्लोर कर लिया, मान लो ये नोड, और इसको आपने एक कलर कर दिया ब्लैक कलर, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड आपको जो भी मिला, इससे कनेक्टेड आपने एक एक एज पकड़ी, इससे जस्ट एक एज थी ये वाली, ये एज पकड़ी, आप यहाँ पहुँचे, इसको भी आप सेम कलर कर दो ब्लैक, तो अब ये दोनों सेम कलर के हो गए, दैट इज ब्लैक। नाउ यू मूव टू अनदर एज, उसको भी ब्लैक कर दिया, देन यू मूव टू अनदर एज, उसको भी ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब तक सब सही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ़ायदा हमें कहाँ कर रहा है, ये फ़ायदा हमें इस चीज़ में करेगा कि मान लो एक और एज होती ऐसी, तो फिर आप देखते हैं कि ऑलरेडी जो नोड है वो कलर्ड है ब्लैक, दैट मीन्स अ साइकिल एग्जिस्ट्स। ये एक और तरीका है साइकिल डिटेक्ट करने का, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको बेसिकली डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं वैसे तो, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन टर्म्स ऑफ कलर्स। तो आप एक कलर करते जाओ, अगर आपको सेम कलर का मिल गया दोबारा तो मतलब साइकिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लिटरली। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री यार कुछ नहीं, एक ग्राफ ही होता है बेसिकली। बस ये है कि उसकी जो एजेस हैं इनका कुछ वेट होता है। मान लो इसका वेट 3 है, इसका वेट 5 है, इस एज का वेट 7 है, इस एज का वेट 1 है या 2 है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो इसका बनेगा दैट विल बी, अब मान लो एक एज और थी, ये 10 थी, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसका जो बनेगा दैट वुड बी, ये ग्राफ सेम रहेगा, बस कुछ एजेस कम हो जाती हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। वो क्यों हो जाती हैं? दिस वुड, इसका जो वो होगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री दैट वुड बी दिस, बस ये 10 वाली बीच में से गायब हो जाएगी एज। बाय डेफिनेशन इट इज कि आप किसी भी एक वर्टेक्स से ग्राफ के किसी भी और वर्टेक्स तक पहुंच सको, पहली कंडीशन वो होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन मिनिमम कॉस्ट में पहुंच सको, मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है। जैसे आप इस नोड से इस तक पहुंच रहे हो तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो है आपकी 8, 3 + 5 दैट इज 8। इससे आप पहुंच रहे हो 9 में, बट जो आपकी डायरेक्टेड एज थी, मतलब आपकी जो डायरेक्टली जो एज थी वो थी 10, राइट। सो इसलिए मिनिमम जो कॉस्ट है वो ये है 8, तो आप 8 में पहुंच पा रहे हो आराम से, ठीक है भाई, सही है। ऐसे ही आप इससे यहां तक पहुंच पा रहे हो 5 में। और ये बहुत सिंपल एग्जांपल है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। देयर शुड बी 2 कंडीशंस, every vertex should be reachable by any other vertex, secondly in minimum cost। so now let's solve on how, कोई आपको रैंडम बहुत गंदा सा ग्राफ दिया हुआ है, बहुत सारे एजेस हैं, बहुत सारी, मान लो यहाँ से ये कनेक्टेड है और तो चलो 4 में तो यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट मान लो 10-15 एजेस हैं, 10-15 एजेस हैं और 10-15 ही नोड्स हैं, तो और सबके अलग अलग वेट्स हैं। तो आपको एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, मतलब एक एज से कोई भी, एक वर्टेक्स से कोई दूसरा वर्टेक्स पहुंच रीचेबल हो, दैट टू इन मिनिमम कॉस्ट। तो उसके लिए हम, आई विल डायरेक्टली गो टू दिस गीक्स पेज टू एक्सप्लेन इट बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर। तो आपको ये रैंडम ग्राफ दिया हुआ है मान लो, ठीक है। इसमें से कुछ एजेस रिमूव होंगी, दैट्स इट। तो अब देखते हैं कौन सी एजेस रिमूव करनी है हमें। तो सबसे पहले यार जितने भी एजेस के वेट्स हैं इनको सॉर्ट कर लो। तो जो भी ये वेट्स हैं they will be sorted like this, this is the weight and they will be sorted like this। सबसे कम वेट वाले सबसे पहले उठाने हैं हमें। सबसे कम वेट वाली जो एज थी वो थी 1, तो उसको हमने उठाया, उससे कनेक्टेड थे 7 और 6, तो उन दोनों को हम कर देंगे सेम कलर ब्लैक, मान लो दोनों को ग्रीन कर दिया, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट एज उठाई, दैट एज वॉज ऑफ वेट 2 और उससे कनेक्टेड थे 2 और 8, उन दोनों को भी हमने कलर कर दिया मान लो, ठीक है। उनको हमने मान लो दूसरा कलर कर दिया, ब्लू कलर कर दिया मान लो, ठीक है। देन सिमिलरली एक और एज उठाई, वो थी 6 और 5 वाली,
तो 6 क्योंकि ब्लैक था ऑलरेडी, तो फिर 5 को भी हमने ब्लैक कर दिया। तो ये वाली लाइन जो है ये ब्लैक कलर्ड है, ये मान लो ब्लू कलर्ड है। देन नेक्स्ट एज उठाई, दैट वाज ऑफ 0 and 1 4, इसको मान लो हमने रेड कलर कर दिया है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई हमें, और हम ऐसे करते ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं। देन उससे जो नेक्स्ट वेट था वो था 4 वाला, तो 2 से 5 कनेक्ट कर रहा हूँ, तो 7 6 और 5 ब्लैक थे, 2 और 8 रेड ब्लू थे। तो आप चाहे तो इस पूरे को ब्लू कर दो या इस पूरे को ब्लैक कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं लेट्स से इस पूरे को सॉरी ब्लैक नहीं ग्रीन था वो, माय बैड, 7 6 and 5 वाला ग्रीन था। सो लेट्स डू दिस होल ग्रीन एंड दिस इज रेड। नाउ द नेक्स्ट एज दैट इज कमिंग इज 8 to 6, पिक एज 8 to 6 एज पर द सॉर्टेड ऑर्डर। बट 8 to 6 हम नहीं कर सकते क्योंकि 8 का कलर और 6 का कलर दोनों का सेम है, दैट मीन्स देयर इज साइकिल। तो हम इस एज को नहीं लेंगे, वी विल डिस्कार्ड दिस एज एंड विल मूव अहेड। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बस जहां जहां आपको साइकिल डिटेक्ट हो रही हो वो आपको कलरिंग से पता लग जाएगा, वो एज डिस्कार्ड कर देना, बाकी सारी एजेस लेते रहना, और फाइनली आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन के आ जाएगा। तो देख रहे हो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। ओरिजिनल ग्राफ था ये, इसमें से कुछ एजेस रिमूव करनी थी, वो हमने कर दी, और वो फाइनली ऐसा बनता है। सिंपल है, कलरिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि सबको सेम कलर करते जाना जो जो जुड़ते जा रहे हैं, और कहीं पे भी साइकिल डिटेक्ट हो रही है वो तुम्हारा सेम कलर अगर हो रहा होगा मैच, तो साइकिल डिटेक्ट हो जाएगी, उस एज को नहीं लेना, दैट्स इट। और एजेस सिलेक्ट कैसे करनी है, एजेस को सॉर्ट कर लेना है, सबसे कम कॉस्ट वाली एज सबसे पहले चलेगी और सबसे लास्ट कॉस्ट वाली एज सबसे बाद में आएगी। तो दिस वाज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज bipartite graph or bipart. Now let's come to the last question. We'll check whether a graph is bipartite or not. तो यार ये ग्राफ होता क्या है, ये ग्राफ ये होता है कि आपके दो सेट्स हैं मान लो, और ये एजेस हैं A, B, C, D एंड E। तो A, D और E इसमें आएंगे, B और C इसमें आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि A से B कनेक्टेड है। मैं सारी एजेस दिखा देता हूँ। A से B एक एज हो गई, A से C एक एज हो गई, C से D एक एज हो गई, C से E एक एज हो गई, बस टोटल 4 एजेस हैं। एक चीज देख रहे हो, कोई भी एज इन दोनों के बीच में नहीं थी, कोई भी एज इन तीनों के बीच में नहीं थी आपस में, राइट? सो दिस इज व्हाट अ बाइपार्टाइट ग्राफ लुक्स लाइक। कि कोई भी एज मैं दो सेट मान रहा हूं, मान लो ये सेट U है, ये सेट V है, हम कोई दो सेट U और V बना पाए सच दैट उनमें V वाले में आपस में कोई एज ना हो और U वाले में आपस में कोई एज ना हो। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस ग्राफ को हम बाइपार्टाइट ग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चेक कैसे करें? तो इसके लिए अगेन वील डू कलरिंग। लेट्स से वी कलर देम रेड, लेट्स से वी कलर देम ब्लैक। सो अब ये करेंगे कैसे? स्टार्टिंग वर्टेक्स कोई भी ले लो, मान लो ए ले लेते हैं, इसको हम कर देंगे रेड, और जो इमेज और हम कर देंगे BFS रन। BFS रन करेंगे, इसको रेड कलर कर देंगे, विजिट तो करेंगे, विजिट की जगह इसको रेड मार्क कर देना। ठीक है कि कलर्ड है, रेड कलर्ड है। देन जो इसके नेक्स्ट वर्टिसेस होंगे उन सबको कर देंगे इसका ऑपोजिट कलर। इसका ऑपोजिट कलर हमने ब्लैक लिया है तो इनको सबको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, देन फिर जो C के कनेक्टेड है उनको कर देंगे C का ऑपोजिट कलर, दैट इज रेड। इनको फिर से हम रेड कर देंगे, C और E को। अब BFS के टाइम अगर ये कंडीशन आ गई कि जो एडजेसेंट नोड है उसका कलर ऑलरेडी इससे मैच कर रहा है, देन वो ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं हो सकता। और अगर ये कंडीशन नहीं आई कहीं भी, देन वो ग्राफ हो सकता है। सिंपल। तो बस इतना ही था यार ग्राफ का। इसमें BFS रन कर रहे हैं हम, और ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला मैंने बताया, इसमें हम ना BFS ना DFS, यही एक थोड़ी एक्सेप्शन मान सकते हो। इसमें हम कलरिंग यूज कर रहे हैं साइकिल एग्जिस्टिंग चेक करने के लिए। बाकी सब में हम इसमें भी DFS चेक कर रहे हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट में भी DFS यूज कर रहे हैं, साइकिल डिटेक्शन में भी हम DFS एंड BFS दोनों यूज कर रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफ्स, एंड ये सब मैंने बता तो दिया है, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट ऑन योर ओन इन कोड। एक बार सब क्वेश्चंस को ना कोड से लिख के देखना,
मैंने शीट अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, उसके बाद आपको ग्राफ का कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड जो भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, कोई भी कंपनी क्यों ना पूछे, यू विल बी एबल टू हैंडल ग्राफ क्वेश्चंस फॉर श्योर। बाकी यार जो बिगिनर्स थे जिनको कुछ नहीं पता था ग्राफ के बारे में, तो आई होप यू गॉट द सिलेबस ऑफ ग्राफ, आपको क्या क्या कवर करना है। और डरने की बात नहीं है, बेसिकली मेरा मोटिव था कि ग्राफ का डर निकले इस वीडियो से, तो आई एम श्योर कि आपका डर ज़रूर निकला होगा ये देखने के बाद। ये ग्राफ मैंने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया है, तो ऑल यू हैव टू नाउ डू इज इम्प्लीमेंट इट ऑन योर ओन इन कोड। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। I am thinking of making such type of video for other topics as well, like trees, DP, etc. So because it helps you summarize a topic, and also जो बच्चों को नहीं पता उन टॉपिक्स के बारे में, उनको सिलेबस गाइड लग जाता है, सेकेंडली उनका डर निकल जाता है। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस कीप कोडिंग, कीप रॉकिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।